फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सलीना बुक की क्लास 7 बुक की बायोलॉजी बुक से चैप्टर 5 पढ़ाने वाली हूँ, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। दिस इज पार्ट 2 एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ नेफ्रॉन्स। इन पार्ट 1 आई फिनिश्ड विथ excretory I finished with structure of kidney and today I am going to start nephrons and today I'll complete the chapter और मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूँगी। So let's start. What is nephrons? Inside the kidney there are millions of microscopic tubular structures called renal tubules or nephrons. तो नेफ्रॉन्स क्या है? हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक चीज़ें नेफ्रॉन्स होते हैं और वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं और वो होते हैं नेफ्रॉन्स और उन्हें रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। Each nephron starts as a cup-like Bowman's capsule which continues behind as a narrow tubule. तो हर एक नेफ्रॉन कैसे स्टार्ट होता है? एक बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है हर एक नेफ्रॉन और फिर यहाँ पे एक ट्यूब की तरह वो कंटिन्यू करता है। यहाँ से नेफ्रॉन शुरू होता है। द ट्यूब इज़ कन्वर्टेड एंड ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। और फिर जो ट्यूब होता है वो थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट होता है और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। और उसके बाद रीनल पेल्विस में कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होता है और रीनल पेल्विस यूरेटर में। तो मान लीजिए नेफ्रॉन्स ने यूरिन प्रोड्यूस कर लिया, फिर नेफ्रॉन्स ने कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन डाला, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स ने रीनल पेल्विस में यूरिन डाला और फिर रीनल पेल्विस में यूरेटर में यूरिन डाला। फिर यूरिन यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको 4 to 5 मार्क्स का डेफिनेशन आया नेफ्रॉन का तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। एंड दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड टू लर्न इट। सो लेट्स यहाँ पे भी आपका डायग्राम दिया हुआ है, आई मीन डेफिनेशन दिया हुआ है नेफ्रॉन का। तो ये 1 to 2 मार्क्स का डेफिनेशन है। Now let's study role of kidneys in urine formation. The kidneys are made up of millions of microscopic units called nephrons. They are surrounded by a network of blood capillaries. तो किडनीज में किडनी जो होती है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी होती है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी होती है। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नेफ्रॉन्स ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। Next point, the main function of nephron is to filter the blood, purify it and to produce urine. तो नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन बनाना। Blood which enters the kidney through the renal artery contains unwanted waste substances as well as some useful substances. तो renal artery से जो blood enter करता है नेफ्रॉन में वो यूजफुल सब्सटेंसेस भी कंसिस्ट करता है और अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस भी कंसिस्ट करता है। The nephrons remove the waste substances such as excess water, mineral salts and urea from the blood and convert it into the urine. तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? वेस्ट वाटर जैसे वेस्ट वाटर, एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट्स, यूरिया ब्लड से रिमूव करते हैं और उसको यूरिन में बदलते हैं। They also reabsorb certain useful substances like glucose, sodium and potassium ions that are needed by the body and put it back into the blood. और वो क्या करते हैं? वो कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब करते हैं, वापस से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो ब्लड आता है उसमें मतलब उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है यूरिन उसमें कभी कभी उसमें कुछ जैसे कि ग्लूकोज वगैरह यूज़फुल सब्सटेंसेस रह जाते हैं तो वो उन्हें रीअब्जॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करते हैं और उसे ब्लड में वापस डालते हैं। The blood that finally leaves the kidney is pure, devoid of all waste and contains the right amount of water and other useful substances required by the body. So the blood, जो ब्लड हमारे किडनीज को फाइनली छोड़ता है, लीव करता है, वो पूरा प्योर होता है और सारे वेस्ट से वो उसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते, सारे वेस्ट
से वो दूर होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं, और वो राइट अमाउंट ऑफ वाटर कंसिस्ट करता है, और बाकी सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी राइट अमाउंट में वो कंसिस्ट करता है। The urine that is formed in the kidneys is sent to the ureters for its further temporary collection in the urinary bladder. तो जो यूरिन है जो फॉर्म होता है वो किडनी से फॉर्म होता है, वो बाद में यूरेटर्स में डाला जाता है और फिर बाद में उसका कलेक्शन के लिए यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेफ्रॉन्स यूरिन को प्रोड्यूस करके कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में, फिर यहाँ से रीनल पेल्विस में से यूरेटर में वो पास होता है, यहाँ से यूरेटर में पास होता है, और फिर उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। So the next point is when the bladder is full, urine is expelled to the outside through the urethra. तो जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब फुल होता है वो हो जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। This process of expulsion of urine to the outside is called urination. तो जब हम यूरिन को हमारी बॉडी से निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूरिनेशन। तो यहाँ पे आपका यूरिनेशन का डेफिनेशन है। The normal human urine mainly consists of water, urea, uric acid and some amount of mineral salts. तो जो नॉर्मल ह्यूमन यूरिन है, जो मेन नॉर्मल ह्यूमन यूरिन है, वो मोस्टली क्या कंसिस्ट करता है? वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, लंग्स, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किडनी तो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और साइड बाय साइड और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो फिर हम अभी उन्हीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड्स किडनीज सम अदर ऑर्गन्स आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो किडनी तो हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, और साइड बाय साइड वहाँ पे बाकी ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो जो ऑर्गन्स हमारे किडनीज़ जब फिल्टर करती है तो उसके साइड बाय साइड बहुत सारे ऑर्गन्स भी फिल्टर करते हैं। तो ये ऑर्गन्स जो साइड बाय साइड हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, आई मीन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन ह्यूमन बींग्स द स्किन, लंग्स एंड लीवर आर सच ऑर्गन्स। तो हम ह्यूमन बींग्स में एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? स्किन, लंग्स, लीवर है हमारे एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी रोल ऑफ स्किन। The major excretory function of the skin is production of sweat which on evaporation from the surface of skin cause cooling. तो जो हमारे स्किन का मेन फंक्शन है कि वो स्वेट प्रोड्यूस करे, और फिर वो जब इवेपोरेट होता है स्वेट तो हमें कूल लगता है, हमें ठंडक लगती है। स्वेट इज सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड अंडर इन द स्किन। स्वेट किससे निकलता है? स्वेट ग्लैंड से, जो कि हमारे स्किन के अंदर सिचुएटेड होते हैं। These glands have ducts which open on the surface of skin. तो ये ग्लैंड्स कहाँ ओपन होते हैं? हमारे स्किन के सरफेस पे। तभी हमारा स्वेट, हमें जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो तभी हमारा स्वेट निकलता है और वो हमारी स्किन पे हमें नज़र आता है। Through these ducts sweat come out of the body, और इन्हीं डक्ट्स से स्वेट हमारी बॉडी से बाहर आता है। स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्वेट मेनली क्या कंसिस्ट करता है? ज़्यादा वाटर, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर कंसिस्ट करता है स्वेट, एक्सेस सॉल्ट कंसिस्ट करता है, और थोड़ा सा यूरिया एंड यूरिक एसिड कंसिस्ट करता है। एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लंग्स। तो लंग्स क्या एक्सक्रीटरी रोल करता है? You have learned that the carbon dioxide is produced during breakdown of glucose
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमने पहले पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। दिस पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स एंड एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये हमारे ब्लड से पास होता है, फिर ब्लड से लंग्स में जाता है और फिर उसके बाद हम नोज से इसे एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लीवर। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ लीवर? ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द लीवर प्रोड्यूस यूरिया। जब हमारी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लीवर में जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, यहाँ पे हमने यूरिया एंड यूरिक एसिड में पढ़ा था कि ये ब्रेक डाउन, यहाँ एक्सेसिव अमीनो एसिड जब लीवर में ब्रेक डाउन होते हैं तो ये बनते हैं, हमने पढ़ा था। तो लीवर में जो अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होने से बनते हैं, यूरिया ब्रेक डाउन होने से बनता है अमीनो एसिड के, और यूरिया इज देन कैरिड टू द किडनीज फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। फिर यूरिया जो होता है किडनीज में जाता है और वो यूरिन के द्वारा निकल जाता है। तो इसमें लीवर का क्या रोल था कि वो अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन करता है और उससे यूरिया बनता है। और ये लीवर ऑल्सो हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, एक्स्ट्रा विटामिन एंड मैनी ड्रग्स विच गेट एक्यूमुलेटेड देयर। और वो क्या हेल्प करता है कि वो बाइल पिगमेंट्स बॉडी से बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा विटामिन निकालता है और बहुत सारी ड्रग्स निकालता है, बहुत सारी दवाइयाँ निकालता है जो कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। Besides removing urea and uric acid from the blood, the kidneys also help in maintaining the water and salt concentration in it. तो हमारी किडनीज तो यूरिया एंड यूरिक एसिड ब्लड से निकालती है और सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करती है साइड बाय साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। During summer we urinate fewer times than in winter and the urine pass is usually more concentrated. तो समर टाइम में हम विंटर टाइम से अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो समर टाइम में हम बहुत कम बार यूरिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। एंड समर टाइम में हमारा जो यूरिन होता है वो इट्स मोर कंसनट्रेटेड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द रीज़न बीइंग दैट इन समर्स वी लूज मच वाटर थ्रू स्वेट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम गर्मियों में मोस्टली ज़्यादा पानी हम स्वेट के द्वारा निकाल देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जो डिजीज़ होते हैं ये उसके बारे में है। Kidney stones, they are formed when crystals forming substances such as calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid are more than the fluid in the urine. तो किडनी स्टोन्स कब बनते हैं? जब क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, क्रिस्टल जो बनाते हैं सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फोस्फेट, यूरिया और यूरिक एसिड जब फ्लूइड से ज़्यादा होते हैं तब बनते हैं किडनी स्टोन्स। और when these chemicals start sticking together they form crystals commonly called kidney stones। और ये सब सब्सटेंसेस जब एक साथ मिलने शुरू हो जाते हैं और वो क्रिस्टल्स पत्थर फॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं किडनी स्टोन्स। वी कॉल इट किडनी स्टोन्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड किडनी स्टोन्स। So they may be formed in any area of excretory system and cause severe pain। तो ये किडनी स्टोन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में बन सकता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे, कॉज सीवियर पेन। दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन इफ़ दे आर प्रेजेंट इन यूरेटर्स। अगर वो यूरेटर्स में बनते हैं, यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में बनते हैं तो वो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब यूरिन जाता है तो यूरेटर से पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में पास करता है। तो इस ट्रैक में वो कहीं भी फॉर्म होते हैं तो यूरिन के फ्लो को वो ब्लॉक करते हैं। वेरी ऑफन दे हैव टू बी रिमूव्ड सर्जिकली। तो वो मोस्टली कैसे रिमूव होते हैं? सर्जरी से।
It is very important to drink sufficient water each day to prevent the formation of these crystals in one's body. बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक दिन, जिससे कि ये किडनी स्टोन्स ना बने, जिससे कि ये क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस फ्लूइड से कम हो हमारी यूरिन में और किडनी स्टोन्स हमारी बॉडी में ना बने. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. Urinary tract infection. It is an infection of any part of the urinary system, the kidneys, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटस. तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी के एनी पार्ट में हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि किडनीज़ में, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरेटस में. It occurs when the bacteria gain energy into the ureteral tract and overcomes the body defense present there. ये कब होता है? जब बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफेंस को वो ओवरकम कर लेते हैं, उन्हें हरा देते हैं, जिससे कि वो हमारी जिससे कि वो इन्फेक्शन हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में करते हैं, इन्फेक्शन फॉर्म करते हैं. Common symptoms include a strong and frequent urge to urinate and a painful burning sensation while urinating. तो इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम क्या है कि हमें बार बार लगेगा कि हमें यूरिनेट करना है, और बार बार हमें लगेगा कि हमें बार मतलब यूरिनेट करना है. और उसके बाद जब हम यूरिनेट करते हैं तब हमें पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन जलन होती है. इट इज़ ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड कैन बी क्योर्ड विद इन 2 to 3 days ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन. जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्हें एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है और ये 2 से 3 दिन में ठीक हो सकते हैं. डायबिटीज़. प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस. अगर यूरिन में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इंसान है वो डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी से सफ़र कर रहा है. दिस इज़ अ डिजीज़ इन विच द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ मच हायर देन द नॉर्मल लेवल. ये तब होता है जब शुगर लेवल हमारी ब्लड में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल लेवल से. द एक्सेस शुगर इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन. तो क्यों जब हमें डायबिटीज़ मेलिटस अगर होता है तो हमारी यूरिन से क्यों शुगर निकलता है? क्योंकि हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे यूरिन के द्वारा हमारी किडनीज उसे निकालने की कोशिश करती है एक्सेस शुगर को. प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन में इंडिकेट एन इन्फेक्शन, ट्यूमर, इंटरब्लीडिंग और डैमेज टू द किडनीज. तो अगर हमारे यूरिन में ब्लड निकलता है, ब्लड सेल्स निकलते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्फेक्शन या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग या फिर डैमेज. और मतलब किडनीज़ को कोई भी अगर डैमेज होता है या फिर उसमें ब्लीडिंग होती है, तब हमारी यूरिन में ब्लड आ सकता है. What happens if kidneys fail? किडनी क्या चीज़ से, मतलब अगर किडनी फेल होती है तो क्या हो सकता है? Sometimes one or both the kidneys may stop working properly. तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान की दोनों किडनीज काम करना बंद कर देती है. This may happen if they become infected, seriously injured or damaged due to some reason. ये कैसे होता है? अगर हमारी किडनीज बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, सीरियसली इंजर्ड होती है या फिर डैमेज होती है, उन्हें चोट पहुंचती है किसी भी रीज़न से, तो दोनों किडनीज फेल हो सकती है. जिस किडनी में चोट लगी है वो किडनी फेल हो सकती है. अ पर्सन कैन वेल मैनेज विद जस्ट वन किडनी, बट इफ बोथ फेल द ब्लड सून बिकम्स लोडेड विथ यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस. अगर एक भी किडनी अगर इंसान के पास होगी तो वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन अगर दोनों फेल हो जाएंगे तो जो ब्लड है वो बहुत जल्दी यूरिया एंड यूरिक एसिड और वेस्ट सब्सटेंसेस से लोड हो जाता है, उसमें यूरिया एंड यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, और अगर कुछ नहीं होता तो पर्सन मर सकता है, जो इंसान है वो मर सकता है. इफ नथिंग इज डन इन सच सिचुएशन द पर्सन में डाई. One of the treatments for such a person is to use a machine with filters and clean the blood. तो अगर दोनों किडनीज ख़राब हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम कि उसे हम डायलिसिस दे सकते हैं. डायलिसिस मतलब कि डायलिसिस मतलब एक मशीन होती है, ये डायलिसिस की मशीन है
ये मशीन ब्लड को फिल्टर करती है और फिर हमारी बॉडी में वापस भेजती है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायलिसिस. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस? The process through which, the artificial process through which a machine filters the blood is known as dialysis. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन रहेगा. A person with complete kidney failure needs a regular dialysis done in a hospital to lead a normal life. अगर एक इंसान की दोनों किडनियाँ फेल हो जाती है तो उसे डायलिसिस की ज़रूरत है. मतलब डेली बेसिस पे, हर एक टाइम, हर एक घंटे, हर एक मिनट उसे डायलिसिस की ज़रूरत है. As an alternative, a patient with both kidneys damaged can undergo kidney transplant from a suitable donor. अब हम सभी के पास 2 किडनीज होती है और मान लीजिए एक इंसान की 2 किडनी खराब हो गई, तो हम में से कोई एक उसे हमारी एक किडनी दे सकता है जिससे कि वो भी एक किडनी से अच्छे से जी सके और हम भी एक किडनी से अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं. As an alternate, the donor can live normally with one single kidney and recipient gets a lease of life. तो जिसकी 2 किडनी ख़राब हुई है वो एक लाइफ उसकी इजी बन जाती है, और जिसने डोनेट किया है वो भी एक किडनी से आराम से रह सकता है अपनी ज़िंदगी. अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स. टाइनी, सो मैनी एंड फॉर सो मच. तो अब हम रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. टोटल नंबर इन बोथ किडनीज. तो यहाँ पे बताया कि टोटल नंबर कितनी रीनल ट्यूब्यूल्स होती है हमारी दोनों किडनी में? अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ईच सिंगल ट्यूब्यूल कितनी लंबी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. टोटल लेंथ ऑफ ऑल ट्यूब्यूल्स टुगेदर मोर देन 16 किलोमीटर्स. अगर हम सारे रीनल ट्यूब्यूल्स को मिलाएं तो वो मोर देन 60 किलोमीटर्स उसकी लेंथ हो जाती है. ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनीज पर मिनट 1 लीटर. किडनीज में कितना ब्लड फ्लो होता है पर मिनट? हर एक मिनट 1 लीटर. Primary urine produced in 24 hours 180 liters, but 179 liters is reabsorbed back into the system. तो हमारे कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है? 180 लीटर्स, लेकिन 179 लीटर्स वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे सिस्टम में. So the final urine produced from the primary urine after reabsorption per day is 1.2 liter. तो जब रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है 1.2 लीटर. So now I will give you the question answers. The kidneys are made up of tiny tubular units called nephrons. In human beings, urea is produced in liver. Besides water, the urine mainly consists of urea, and it can be bile pigments too, but more amount is urea, so I think the answer will be urea. Filtration of excretory waste from the blood occurs in. excretory waste का filtration blood में कहाँ कर होता है? nephrons में. short answer questions. अभी मैं short answer questions पूरे और long answer questions पूरे मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर करके दूंगी. नंबर 2 तक 1 and 2 मैं आपको वर्ड में मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स में दूंगी, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो मैं आपको पूरा ही वर्ड में दूंगी. वी कैन डू दिस ट्रू एंड फॉल्स हियर. रिमूवल ऑफ सॉलिड अनडाइजेस्ट फूड इज एक्सक्रीशन. तो जो सॉलिड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. दिस इज फॉल्स, क्योंकि यूरिन तो ये लिक्विड होता है. Isn't it friends? यूरिन तो लिक्विड होता है, एंड यहाँ पे लिखा है सॉलिड, इसलिए ये फॉल्स होगा. मेडुला ऑफ किडनी पासेस यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. जो किडनी क्या मेडुला होती है? मेडुला, यहाँ पे किडनी की मेडुला क्या सीधा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पास कर देती है, यहाँ से सीधा यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो पहले कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, फिर यूरेटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में. सो द आंसर विल बी फॉल्स.
excess sugar in blood is symptom of diabetes. This is true. यूरिन इज़ डिवॉइड ऑफ ब्लड सेल्स, ये ट्रू है, लेकिन अगर ब्लड सेल्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे किडनी डैमेज या इंटरनल ब्लीडिंग के सिम्टम्स. जो अनफिल्टर्ड ब्लड लाती है हमारी किडनीज़ को, उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रीनल आर्टरी. देखिए यहाँ पे दिया है, रीनल आर्टरी कंटेन्स अनवांटेड एंड वेस्ट सब्सटेंसेस एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंसेस. तो वो ब्लड कैरी करती है किडनीज़ में. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नहीं क्योंकि बहुत गंदी हैंड राइटिंग हो जाती है यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू राइट. आई डोंट थिंक सो ठीक से मैं लिख पाऊँगी. नॉट वर्किंग. तो मैं आपको ऐसे आंसर्स डिक्टेट कर देती हूँ फिर. where in urinary system do the following processes take place? Urine formation is nephron. Transport of urine away from the kidney is ureters. Temporary storage of urine is urinary bladder. Okay friends, now I'll give you the question answers of short answer questions and long answer questions. Okay friends. सो फ्रेंड्स, दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जो मैंने बुक में नहीं किया था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है इस PDF में. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, you should do a correction that in number 3 dialysis in the definition मैंने लिखा है कि यहाँ पे V ब्लड लिख दिया गलती से. यहाँ पे आप V को करेक्शन कर दीजिएगा. V नहीं होगा यहाँ पे, ओनली ब्लड, द ब्लड. ओके, V will not be there. So if I have done any other mistake please correct it. and then आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से. ये फर्स्ट पेज है. एंड this is the second page, and this is the third page, and I have given you all the question and answers. So if you like the video please like it, and for more educational videos subscribe to my channel. For then, bye bye.